Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो 5 का प्रश्न। इस न्यूज शो में हम सिर्फ तस्वीर नहीं दिखाते, हम सिर्फ नेताओं की बयानबाजी को नहीं सुनवाते और ना ही खबर को छू कर निकल जाते हैं, बल्कि इस शो में हम सवाल उठाते हैं और जवाबदेही तय करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खास न्यूज शो 5 का प्रश्न। सबसे पहले दिन भर की 5 बड़ी खबरें। नोटबंदी पर आरबीआई की रिपोर्ट के आने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर देश की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता खड़गे ने आरएसएस को जहर बताते हुए राहुल गांधी से मोहन भागवत के कार्यक्रम में न जाने की अपील की है। राफेल डील को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम आवास का घेराव करने के लिए मार्च निकालकर विरोध किया। आतंकी सैयद सलाउद्दीन के एक और बेटे शकील अहमद को टेरर फंडिंग के आरोप में एनआईए ने श्रीनगर से गिरफ्तार किया, तो वहीं बांदीपुरा में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दिल्ली से पास फरीदाबाद में सरेआम एक लड़की से मारपीट कर उसका अपहरण करने की कोशिश का वीडियो सामने आया है। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी से अपील की है कि अगर आरएसएस से न्योता आता है मोहन भागवत के कार्यक्रम में जाने का, जैसा कि आरएसएस ने दावा किया था बीते सोमवार को, तो राहुल गांधी को उस न्योते को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये कांग्रेस कोर ग्रुप जो हाल ही में बना है, इसमें कांग्रेस के बड़े नेता हैं जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तमाम लोगों ने कहा है राहुल गांधी को कि इस न्योते को ठुकरा दे, स्वीकार ना करें। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कहा गया कि आरएसएस एक जहर है और उसे चखने का नतीजा खतरनाक होगा। इसीलिए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की मिसाल दी गई, जिन्होंने 2007 में आरएसएस का न्योता अस्वीकार किया था। वहीं इसी से जुड़ी एक और खबर है। इससे पहले कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख और पूर्व लोकसभा सांसद दिव्या स्पंदना ने आज ट्वीट कर संघ और मुस्लिम ब्रदरहुड की तुलना को और आगे बढ़ाया, जिसको राहुल गांधी ने अपने लंदन दौरे में बात कही थी। कुछ आंकड़े, कुछ बातें जारी करते हुए इस ट्वीट के जरिए जो आपके सामने है, दिव्या लिखती है कि मुस्लिम ब्रदरहुड और संघ की स्थापना एक ही वक्त यानी 1920 के दशक में की गई। दोनों का लक्ष्य समान ही है। इतना ही नहीं बल्कि इनके काम करने का तरीका भी एक ही है। दोनों का ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में विश्वास नहीं है। 2011 में अरब स्प्रिंग हुई और उससे मोर्सी को फायदा हुआ। 2011 में अन्ना का आंदोलन हुआ और उससे बीजेपी को फायदा हुआ। एक तरीके से तुलना करके साबित करने की कोशिश की है दिव्या स्पंदना ने कि राहुल गांधी ने जो कहा था दरअसल सच है कि आरएसएस और आतंकी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड एक जैसी बातें करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अनर्गल बयानबाजी कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश से मोहब्बत करने वाला संगठन है। वो राष्ट्र निर्माण में लगे हुए लोग हैं। वो सबको एक नज़र से देखने वाले लोग हैं। जिस तरह से उसकी तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी से की जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राष्ट्र का भी अपमान है, क्योंकि इस राष्ट्र से प्रेम करने वालों को एक आतंकी संगठन से तुलना करके इस देश में गलत संदेश दिया जा रहा है। मैं 5 के प्रश्न में सवाल भी यही उठता है, जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस का ये आरोप सही है कि आरएसएस देश के लिए जहर है। इसी पर बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त बीजेपी के नेता जफर इस्लाम जुड़ गए। कांग्रेस के नेताओं को भी इस बातचीत में शामिल करेंगे। जफर साहब, बड़ा हमला किया है। पहली बात में जो आपसे जिस टॉपिक को छेड़ रहा हूँ वो यही कि आरएसएस जहर है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान है। कभी जहर कहते हैं, कभी आतंकी कहते हैं, कभी गांधी की हत्यारी कहते हैं आरएसएस को। क्या जवाब है आपका बीजेपी की तरफ से? देखिए, इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है राहुल गांधी के लिए, इसलिए कि इन्हें आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे समझ में नहीं आता है, तो इनके लिए अपॉर्चुनिटी था कि अपने आप को वो सुधार लें, समझ लें और आरएसएस के बारे में समझ लें, एनलाइटन लें। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी को भी वो खोना चाहते हैं।
उनकी समझ पे तो लोगों का तरस आता ही है, और जब उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलता है तो उसको भी ठुकरा देते हैं। तो उससे समझ में आता है कि कांग्रेस जो है वो एक संगठन है जो आप फ्रिंज एलिमेंट के फ्रिंज पार्टी की तरह एलिमेंट की तरह रहेगी, इसलिए कि वो नेशनल पार्टी वो खत्म हो गई है। तो इस लोगों के जफर साहब, कोई फोन कनेक्शन में दिक्कत है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अगर गाड़ी रोक लें, या अगर आप ऐसी जगह पर हैं तो बाहर आ जाएं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो बात दिव्या स्पंदना ट्वीट करती हैं उसमें गलत क्या है? 20 के दशक में स्थापना होती है दोनों संगठनों की, ये भी कहा जा रहा है कि अरब स्प्रिंग का फायदा मोर्सी को मिला तो अन्ना मूवमेंट का फायदा भागवत साहब बीजेपी को मिला, आरएसएस उसके पीछे था, और दोनों ही संगठन को धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं है, ये सीधे सीधे कह रही है दिव्या स्पंदना। आपके इसमें दिक्कत कहां पे आपको लगती है जफर साहब? हेलो जफर साहब, पीएल पुनिया साहब, आप मेरे साथ हैं, कांग्रेस के नेता। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ पीएल पुनिया बोलो। पुनिया साहब, सुमित अवस्थी बोल रहा हूं। बड़ा हमला किया है ब्रदरहुड के बाद, आतंकी संगठन कहने के बाद आरएसएस को। अब खड़गे साहब कहते हैं कि ये जहर है आरएसएस, क्यों ये कहना पड़ता है आपको? देखिए, जो आरएसएस की विचारधारा है उसी को लेके सवाल खड़े हुए हैं। महिलाओं की उपेक्षा, एक भी महिला उनके संगठन में नहीं है, सदस्य नहीं है, बड़े पदों पर होना दूर रहा। और जो इनके विचार हैं, महिला आरक्षण बिल को किस तरह से इन्होंने दरकिनार किया हुआ है, राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में आरएसएस का कहना है कि राष्ट्रीय सेविका समिति है हमारी संगठन, महिलाओं की बात करते हैं ये, जिसमें सिर्फ महिलाओं के लिए। और उपेक्षा जी, आरएसएस का कहना है कि राष्ट्रीय सेविका समिति के नाम से एक उनका विंग है जो सिर्फ महिलाओं के लिए है। ये आरएसएस का तर्क है। आप कह रहे हैं महिलाओं के बारे में चिंता नहीं करते हैं, उस पर मैं आरएसएस की बात आपको बता रहा हूँ, क्या कहेंगे आप? वो नाम मात्र की खड़ी कर रखी संगठन, उसका ना कभी देखा ना कभी सुना किसी ने, और ना ही समाज में उसका कोई प्रभाव है या उसकी कोई उपस्थिति है। तो वो संगठन गिनाने के लिए तो इन्होंने हजारों के संगठन बना रखे हैं। आरएसएस में संगठनों के नामों से कोई कमी थोड़ी है, लेकिन क्या कहीं वो इसके ही दिखाई देता? आपने कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा। ठीक है। और समाज में ना कोई उसकी उपस्थिति है ना कोई उनकी एक्टिविटी, तो ये तो नाम मात्र के केवल और केवल, ठीक है, ये बात करने में, तर्क देने में। पुनिया साहब, जफर इस्लाम साहब, मेरे साथ रहिए, आगे और भी खबरें, उस पर भी आपका रिएक्शन लेना मुझे बहुत जरूरी है। लेकिन दर्शकों को बता दूं, इसी पर आरएसएस जहर है, इसको चखना मत। आप देख सकते हैं बड़ी बहस रात को 8 बजे, हम तो पूछेंगे में मेरे साथ। राफेल के मुद्दे पर सियासत गर्माती जा रही है। दिल्ली में युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राफेल डील के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि एक दिन पहले ही कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर मामले में झूठ फैलाने का आरोप लगाया था। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने में जुट गई है, इसीलिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ये साबित करने के लिए कि राफेल मामले में सरकार पूरी तरीके से लिप्त है, जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने देहरादून में राफेल के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला। सरकार निरंतर और लगातार ये कह रही है कि हमने इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई, इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ, फ्रांस की सरकार के साथ हमने सौदा किया है, किसी निजी कंपनी के साथ सौदा नहीं किया। तो अगर ये सारी बात सही है तो सरकार संयुक्त संसदीय समिति की जांच से क्यों घबरा है? वहीं बीजेपी के नेता और यूपी के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने राफेल मुद्दे पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर घोटाले का आरोप लगाया है। इसमें कोई सेना के लिए उपकरण ना बने, इसके लिए भी कांग्रेस लगातार प्रयास करती रही, क्योंकि उनका कमीशन बंद हो जाएगा। पूरी तरह से इस देश को विदेशों पर निर्भर कांग्रेस ने रखा, और अब जब देश के प्रधानमंत्री
इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस एक षड्यंत्र के तहत देश में और विदेश में देश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए 5 का प्रश्न यही है कि क्या 2019 में फायदे के लिए राफेल को कांग्रेस सियासी मुद्दा बना रही है। हमारे साथ पीएल पुनिया साहब बने हुए। पुनिया साहब, क्या आपको लगता है कि राफेल के मामले पर आप बीजेपी को घेरकर 19 में कुर्सी पा सकते हैं? देखिए, राफेल में सीधा सीधा भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में सीधे सीधे उनके ऊपर आरोप लगाया। उन्होंने हमला बोला, लेकिन राफेल के हर मामले किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। और अब अरुण जेटली जी, वो पता नहीं डिफेंस मिनिस्टर कब से हो गए, इसका जवाब जो दे रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हैं। सरकार वो चला रहे हैं, घोटाला वो करके आए हैं, यूनिलेटरली समझौते को रद्द करके, HAL को दरकिनार करके, रिलायंस को अंदर ला के और 3 गुना राफेल की कीमत दे के, और सवाल हमसे पूछते हैं, उनका जवाब देना चाहिए। वो कैसे कह रहे हैं कि हमारा तो क्या ये प्रदर्शन 19 तक तो बता नहीं रहे चलेंगे? हैं। पुनिया साहब, ये प्रदर्शन क्या 19 तक चलेंगे? अब इसी तरीके से सड़कों पर कांग्रेस रहेगी? अब जरूर होगा। जेपीसी की मांग है और जो घोटाला है वो जन जन तक पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन खुद खाने में लगे हुए हैं। पर ये कहाँ साबित व्यक्तिगत हुआ? रूप से ये कहाँ साबित हुआ कि पीएम ने कुछ खाया है या किसी मंत्री ने कुछ खाया है? व्यक्तिगत रूप से ये तो आपका एलिगेशन है ना। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करिए भ्रष्टाचार का। क्यों जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? ऐसी मीडिया में सड़कों में हंगामा करेंगे। भ्रष्टाचार है। आप लोग इस तरह से सवाल दबा के, जवाब को दबा के उनका साबित नहीं कर सकते इनोसेंस, ईमानदारी। क्यों लेके गए? मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपका पक्ष मजबूत है तो देश में अदालत है, आप कोर्ट जाइए और कोर्ट से आदेश करवा लीजिए ना जांच का, चाहे जेपीसी का, चाहे सीबीआई का, चाहे ईडी का। आप जांच करवा लीजिए कोर्ट में। कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने स्वयं रद्द किया, वो उधर समझौता कर रहे हैं और डिफेंस मिनिस्टर को मालूम नहीं है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी उसको मालूम नहीं है, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। 3 गुना दाम देते हैं। राजनीतिक लड़ाई है, उसकी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं, लेकिन रक्षा मंत्री ने जवाब दिया, वित्त मंत्री ने जवाब दिया, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। बाकी कांग्रेस पार्टी किसका जवाब सुनना चाहती है ये पीएल पुनिया साहब जाने, उनकी पार्टी जाने। लेकिन कुल मिलाकर राफेल के मामले पे कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव है और सरकार के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। वक्त हो गया है 5 का प्रश्न में एक ब्रेक का, और 5 का प्रश्न में अब बात जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को आर्थिक मदद देने के मामले में हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाउद्दीन के एक और बेटे पर एनआईए ने शिकंजा कस दिया। एनआईए ने सीआरपीएफ और लोकल पुलिस के साथ मिलकर सलाउद्दीन के बेटे सैयद शकील अहमद को श्रीनगर के रामबाग में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। वहीं बांदीपुरा में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को भी मार गिराया है। आतंकी और उनके आकाओं पर शिकंजा कसने से आतंकियों की बौखलाहट लगातार बढ़ रही है और वो कायराना तरीके से बेकसूर लोगों को निशाना बना रहे हैं। आतंकियों ने पुलवामा के त्राल में एक पुलिसकर्मी के बेटे को अगवा कर लिया और एक दिन पहले बुधवार को आतंकियों ने 4 पुलिस वालों की हत्या भी की थी। वहीं पाकिस्तान भी कश्मीर में नए आतंकियों को पैदा करने के लिए ऑपरेशन साइकिल चला रहा है। पाकिस्तान की नज़र खासतौर पर जेल में बंद नौजवानों पर है, जिन्हें वो पैसों का लालच देकर आतंकी बनाने में जुटा हुआ है। 4 तस्वीरें 4 बड़ी खबरों की। ये कैसे होगा कि सईद सलाउद्दीन यूनाइटेड जहाद काउंसिल के चीफ जो आतंक फैला रहे हैं कश्मीर में, और उनका बेटा बड़े शांति से जी रहा है, नौकरी कर रहा है कश्मीर में, तो ये कुछ जचता नहीं है। और दूसरी बात, इतने अरेस्ट के बाद सलाउद्दीन के बेटे को तो पूछताछ के लिए लेना ही था, और वो हुआ, देर हुआ, पर ठीक है। तो इसीलिए 5 का प्रश्न में सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान में आतंक की नींव पर अब इमरान खान का राज चल रहा है? यानी सरकार बदल गई, सत्ता बदल गई, पर आदतें नहीं बदली हैं। इसी सवाल के साथ 5 का प्रश्न में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, तुरंत लौट कर आते हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सीधा हमला कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है कि नोटबंदी जो फेल हुई उसमें प्रधानमंत्री ने आम जनता का पैसा लेकर अपने उद्योगपति मित्रों की मदद की। सुनते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। जितने डिफेमेशन सूट लगाने हैं लगाइए। सच्चाई ये है कि 15-20 क्रोनी कैपिटलिस्ट के लिए नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की और अपने मित्रों को मदद करने के लिए उन्होंने राफेल स्कैम किया। हाँ, you will find out soon enough what the intention was. It will come to your notice. The intention was very clear, and let every Indian person understand this. The intention was to help the richest people, the most corrupt people in this land, change their money from black to white. That was the intention. फिर से दोहराता हूं, नोटबंदी का इंटेंशन हिंदुस्तान के 15-20 सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट को अपने काले धन को सफेद बदलने में मदद, ये था नोटबंदी। और जो हमारे छोटे बिजनेसेस हैं, मिडिल साइज बिजनेसेस हैं, उनको खत्म करके, जो छोटे दुकानदार हैं उनको खत्म करके बड़ी कंपनियों का मदद करने का लक्ष्य है। छोटे दुकानदार, मिडिल साइज बिजनेसेस और स्मॉल साइज बिजनेसेस आप लोग जो चलाते हो, आप अच्छी तरह सुनो, नोटबंदी कोई गलती नहीं थी। नोटबंदी आपके ऊपर आक्रमण था। नोटबंदी आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारी गई थी। गलत